हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हमारे साथ हैं निशांत कुमार राबिन और गेट 2022 में इनकी AIR 10 थी EC ब्रांच में। तो टॉप 10 रैंक लाना इतना आसान नहीं होता है, चाहे आप कितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हो, कितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, टॉप 10 में आना मतलब बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। और इन्होंने थर्ड ईयर के साथ टॉप 10 में रैंक लाई है, तो वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड ईयर के साथ आपको अपना सेमेस्टर भी मैनेज करना होता है, आपको अपनी सेमेस्टर के लिए भी बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद गेट जैसे एग्जाम में, जो कि टेक्निकल में इंजीनियर के लिए सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है, उसमें टॉप 10 रैंक लाना छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज हम बहुत जनरल बातें करेंगे। टॉप 10 रैंक तो इनकी आ ही चुकी है कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया, कैसे बाकी चीजें मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करते हैं, बाकी इन जनरल पढ़ाई को कैसे लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ भी ये टास्क है कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग टास्क की तरह ही केवल लेते हैं। तो इन जनरल कैसे आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो, वो सारी बातों के बारे में बात करेंगे निशान से। निशान, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सर, दिस थैंक यू सो सक्सेस। मच। थैंक यू सो मच। तो पहली चीज तो मैं यही पूछूंगा कि जब आपने AIR 10 मतलब अपना जब जब भी रैंक देखा होगा, जिस दिन रिजल्ट आया था, तो एक तो आप थर्ड ईयर में हैं, ऑब्वियसली आपने मेहनत करी थी, तो अच्छे रिजल्ट के लिए ही मेहनत करी थी। तो जब टॉप 10 में रैंक दिखी कि AIR 10 है मेरी, तो कैसी फीलिंग थी मतलब, और फिर आप क्या सोच रहे थे कि मैंने क्या मेहनत की थी, क्या दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? सर, सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट कर रहा था तो हर किसी से यही सुनने मिलता था कि थर्ड ईयर में हो तो 5 या 6 सब्जेक्ट कर लो हम्म। ताकि फोर्थ ईयर के लिए रेडी हो जाए। हम्म। तो मैं भी उसी माइंडसेट को लेके चल रहा था। ओके। बट धीरे धीरे मतलब शायद क्योंकि मैं IIT JEE का भी प्रिपरेशन मेरे पास था और हम्म। IIT का पढ़ाई भी सब है, तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगा ओके। सब सब्जेक्ट्स को कवर करने में। हम्म। धीरे धीरे करते करते मेरा 8-9 सब्जेक्ट तक करीब हो गया। ओके। तो एग्जाम से पहले मेरा ये उम्मीद तो था कि चलिए थर्ड ईयर में पहले जो मैं सोच रहा था कि 1000 रैंक आएगा, अभी मैं हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जाम से पहले कि हम्म। 500 के अंदर तो आ जाना चाहिए आ थर्ड ईयर में। जाना चाहिए। हाँ। फिर जब एग्जाम देने गया तो उस वक्त थोड़ा माइंड रिलैक्स था क्योंकि थर्ड ईयर था तो उतना कुछ प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं था, बिल्कुल। तो सर वही मैं जो आता गया उस करने लगा और रिलैक्स होके और हम्म। कम्युनिकेशन सब छोड़ के उसका पार्ट अलग करके, क्योंकि वो पढ़ा नहीं था मैं। तो हम्म। जस्ट जो आता था उसको अच्छे से करते गया। और बाहर जब आया तो मुझे लग गया था कि ठीक है, 65-70 तक मार्क्स आ जाना चाहिए। हम्म। तो मैंने लास्ट ईयर का सब देखा था कि 65 नहीं 70 तक आ जाएगा तो ठीक है, अंडर 100 आने का चांस है। चांस हो जाएगा बिल्कुल। और पेपर इस बार और टफ ही था पिछले साल के हाँ कंपेयर सर, सर तो उस वक्त पता नहीं था जब मैं दे के में। निकला था। हाँ, वो तो तो मुझे उस लगा समय। कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो फिर धीरे धीरे जब रैंक प्रेडिक्टर्स में चेक करने लगे, हम्म। आंसर की सब आउट हो गया। हम्म। तो सर 72.33 मेरा आ रहा था ऑफिशियल की से, और जेनिका की से भी वही आ रहा था हम्म। 72.33। हम्म। तो सर फिर मैंने आपसे भी बोला था और टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने सब बोले कि ठीक है 75 या 50 के अंदर तो आना ही है। आराम से। तो वो एक रिलैक्सेशन हो गया था और एक्सपेक्टेशन भी मेरा था कि चलो 50 से बाहर नहीं जाना चाहिए। हम्म। लेकिन फिर जब रैंक देखते हैं उसका एक्सपीरियंस तो अलग रहता है, मतलब उसका तो उम्मीद जो नहीं कि कर सकते। फाइनली ये आ गई हाँ, कि हाँ फाइनल है वो। हाँ। तो फिर फाइनल देखा मैंने 10th रैंक, तो पहले तो मतलब रात हो चुकी थी तो मुझे लगा कि हम्म। पापा मम्मी को बताया जाए अभी कि नहीं, सो चुके थे। हम्म। हम्म। तो मैं बोला चलो ठीक है, सुबह ही बताएंगे। और अच्छा। पहले आपको मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे हाँ, तुरंत। मुझे हम लोगों ने बात भी की थी रात में। हाँ, फिर आपका कॉल आया, फिर उसके बाद से सर खुशी तो मतलब अलग लेवल पे होती है, उसको तो बता नहीं सकते ऐसे। हाँ। फिर मुझे लगा कि लाइव सेशन सब शुरू हो गए थे यूट्यूब पे, हम्म। और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब आ गए थे हम्म। लाइव। हम्म। तो फिर मेरा था कि चल मैं भी देखता हूँ लाइव क्या चल रहा है, कौन क्या हम्म। किया है। हम्म। तो वो फिर एक्सपीरियंस पूरा अलग था, नींद नहीं आ रही थी 2 ढाई एक्साइटमेंट 3 बढ़ बजे जाता तक, है ना बहुत बहुत। ज्यादा हाँ, बहुत और ज्यादा। पेरेंट्स को बताने का, और जो अपने क्लोज लोग हैं ना, वो खुशी हाँ शेयर करने लेकिन का अलग एक्सपीरियंस सर होता वो है। रात हो गया था तो और बता हाँ, नहीं कर नहीं सकते थे। सकते थे, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो सो गया मैं, सुबह फिर जेनिक चैनल से ही पापा मम्मी को पता चल गया, आप वीडियो डाल दिए थे जो। हाँ, डाल दिया था हम लोगों ने। तो फिर आके उठाए उन्होंने, तो फिर उसके बाद से तो पूरा दिन वही सारा, सब किसी का बाकी लोगों से फोन कॉल बात आना, करना, हाँ। हाँ सबका वही पूरा दिन भर चलता रहा वैसे। तो ये तो आप अगर निशान को सुने अभी, तो उन्होंने पहले
कि अंडर 1000 रैंक आ जाएगी, मैं चलो प्रिपेयर करता हूँ, स्टार्ट किया था। और जब तैयारी थोड़ी अच्छी होने लगी तो अंडर 500। तो बहुत सारे टॉपर के साथ होता है ये, मतलब कि आप एकदम कन्विक्शन के साथ कि मेरी पहली आ जाएगी, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाता। हाँ, लेकिन प्रोसेस अगर जिसका करेक्ट होता है तो वो फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है कि अब मेरा और अच्छा हो सकता है, अब मेरा और अच्छा हो सकता है। तो मेन है कि आप जितना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं। और निशान के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि थर्ड ईयर में होने की वजह से इन्होंने प्रेशर ज्यादा नहीं लिया। यही शायद प्रेशर लेते, इसी प्रिपरेशन के साथ अगर ये प्रेशर में आके एग्जाम देते तो मुझे पता है 3 4 5 मार्क्स ऊपर नीचे और जरूर होता, निगेटिव साइड ही जाता। और वो फिर रैंक 10 की 20 हो जाती, या 50 हो जाती, या 60 हो जाती। तो बहुत फर्क पड़ता है माइंड सेटअप का जब आप एग्जाम में जाते हो। तो थर्ड ईयर में आप ऑल इंडिया रैंक 10th लेते हैं निशांत। और निशान के बारे में आपको बता दूं, ऑलरेडी इनकी इंटर्न लग चुकी है इनवीडिया में। और इनका अभी टेक्निकल ओरिएंटेशन ये है कि मुझे एमएस करना है और आगे अपना कैरियर बनाना है। बाकी हम लोग एक बार फोन पे बात, मतलब मैसेज में बात किए थे कि चूंकि निशान बिहार से हैं तो सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज होता है, आईएएस पीसीएस इनका बहुत क्रेज होता है। यूपी में मैं भी हूँ यूपी से, तो यूपी बिहार का अलग ही लेवल है वो आईएएस पीसीएस का। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि निशांत आगे क्या करेंगे उसके लिए। अभी उनका ओरिएंटेशन टेक्निकल है। तो निशांत, मुझे एक चीज आप बताइए कि जैसे आप आईटीबीएचयू में हो, ऑब्वियसली वहां पे टेक्निकल और आपको जो इंफ्रा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टीचर्स मिलते हैं, वो बाकी प्राइवेट कॉलेज से तो डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे जब आप आईटीबीएचयू गए तो आईटी जेई के बाद, तो आप कोचिंग ऑलरेडी किए रहोगे, तैयारी अच्छी से, तो वहां कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या था? ये 3 साल की जो जर्नी थी, आप कैसे मतलब गेट की तरफ आए, मतलब क्या क्या चीजें इन बिटवीन किए, उस प्रोसेस में आपका कैसा रहा था आईटीबीएचयू में 3 साल? जी सर। सर तो पहले तो जब जेई एडवांस का तैयारी करके यहाँ पहुंचे हम्म। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो सब जानने में समझने में निकल गया, हम्म। और सब अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। हम्म। अ, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे थे, बड़े बड़े लोग आ रहे थे। हम्म। तो और हम लोग का तो मतलब हम लोग तैयारी किए थे, एचसी वर्मा का बुक होता है 12th के लिए। हम्म। तो हम लोग गए थे तो फर्स्ट हम लोग का वीक में ही एचसी वर्मा सर आए थे कॉलेज में। अच्छा, आईटीबीएचयू तो बहुत हाँ, बड़ी बात। तो वो मतलब फिर लगा आईटी कुछ अच्छा जगह है, मतलब हम्म। मेहनत बेकार नहीं हो रहा है, फल हम्म। मिल रहा है इसका। सर फिर वही था, सेकंड सेमेस्टर तक इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। हाँ, आप लोगों का तो कोरोना ने बहुत अफेक्ट किया आप लोगों के जी, तो कैरिकुलम सर हम में। लोग सब घर आ गए 2020 में, जो उस हम्म। समय का था। फिर उसके बाद से सर घर में, क्योंकि उस वक्त मुझे भी आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा, या फिर कोर का पढ़ाई शुरू नहीं हुआ था, हाँ। तो सारे लोग जो होते हैं वो हम लोग कोडिंग की तरफ भागते हैं। हाँ, वो बहुत कॉमन चीज है आजकल तो, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है जो सभी, सिविल मैकेनिकल हैं वो लोग भी आजकल कोडिंग करते हैं, यस सर, आजकल ऐसा सभी हो लोग। गया है। हाँ। तो मैं भी कोडिंग ही कर रहा था, क्योंकि हम्म। कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं था। तो हम्म। कोडिंग कर रहा था, कोडिंग अच्छा खासा भी हो गया था मेरा। हम्म। तो सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज दोनों ही सीख गया था मैं, और अच्छा, उसको ही बहुत करता था। बढ़िया। हम्म। तो जब ऐसे 1 साल बीत गया, हमने सोचे हम्म। अब कॉलेज खुलेगा, लेकिन नहीं खुल रहा था। 1 साल काफी। ऐसे बीत गया, तब फिर 1 साल बाद ना हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब शुरू हो चुका था। हाँ, कोर तो मतलब अब सब्जेक्ट आ गए हाँ, हैं। कोर सब्जेक्ट्स आ चुके थे, तो उसको अब पहले तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा था और हम्म। कोडिंग ही करता था, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ने लगा तो लगा कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग हम्म। रहा है। और सर एक दूसरा चीज भी रहता है कि कॉलेज में जब आईटी में है आप, तो हम्म। आप हमेशा कंपेयर करते हैं कि कोर में जा रहे हैं तो आपको ये कंपनीज मिल रही हैं, हम्म। कोडिंग से जा रहे हैं तो आपके पास ये। ज़्यादा ऑप्शंस है, ज़्यादा हाँ, पैसा भी है। ऑब्वियसली। हम्म। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा भी उसमें दिखता है, हाँ, दिखता है बिल्कुल। तो वो चॉइस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम्म। मेरा भी उसमें ही चल रहा था कि कोर में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन कोडिंग में कोडिंग दिख रहा है में कि ऑप्शन ज़्यादा है, कैरियर ज्यादा ऑप्शन है। करियर ज़्यादा है। हम्म। तो मैं जिससे फिर यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, इसमें हम्म। कुछ आगे स्कोप कितना है। हम्म। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जाते हैं तो हो सकता है शुरुआत थोड़ा स्लो हो, लेकिन 3 4 साल 5 साल बाद आप सेम लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ, कोर डोमेन में आप फोड़ सकते हैं। जी, तो हाँ। सर उसके बाद से फिर वही यूट्यूब में जब मैं देखते रहा ना, तब गेट के बारे में पता चला। एक तो अच्छा। पता चला ईएस के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स से दे इंजीनियरिंग सकते हैं। सर्विसेज, जी हाँ सर, बिल्कुल। और गेट दे सकते हैं। हम्म। और सिविल सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ ऑप्शनल नहीं है, इलेक्ट्रिकल है, हाँ, वो पूरा इलेक्ट्रिकल तक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है, ये इसका पूरा जी जी। कंबाइंड वहाँ पे। तो गेट मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा सिंपल लग रहा है।
मतलब उस वक्त मुझे देख के लगा कि सिंपल लग रहा है, उस वक्त तो मैं जानता नहीं था कि क्या सब चीज़ है। हाँ तो मुझे लगा कि ठीक है एमसीक्यू है, ईएस में तो पूरा सब्जेक्टिव होना होता है, तो हाँ, मुझे लगा दोनों कि होते थोड़ा हैं, ज़्यादा मेहनत प्रिपरेशन ज्यादा लगेगा। करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद से मुझे लगता है वही 2021 का जो मई था, समर हम्म। वेकेशन टाइप, हम्म। उसमें मैंने सोचा कि चलिए ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। हम्म। और मेरा ऐसा था कि सर अभी ऑनलाइन चल रहा है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं था। हाँ, नहीं तो आईआईटी में कॉलेज में होते तो हाँ, प्रेशर तो अलग ही प्रेशर लेवल होता, का होता है। तो हाँ। शायद फिर मैं नहीं करता या फिर फोर्थ ईयर में ही देता मैं डायरेक्ट। हाँ शायद, लेकिन अभी हाँ। क्योंकि रिलैक्स था और कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था, तो मुझे लगा हम्म। कि एक देखते हैं। मतलब हम्म। होगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो किसको पता चलेगा, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, जस्ट एक गेम हाँ, की थर्ड तरह दे ईयर में, देते हाँ ठीक हैं। है। हाँ। तो फिर वही सर, फिर आपका वीडियो देखा तो वो क्रैश कोर्स था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम्म। यूट्यूब पे। तो हम्म। उससे फिर लगा कि ठीक है जेनिक का कोर्स ले लेता हूँ। हम्म। और जेनिक का कोर्स अच्छा, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, हम्म। तो फिर मैंने वो ले लिया और फिर एमआईएम जो प्लान चलता था उसको फॉलो करते रहा, हो गया। हम्म। सर हाँ। ऑनलाइन था तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ, बहुत आप फायदा लोगों हो को गया। टाइम मिल गया, नहीं तो हाँ आईआईटी का कैरिकुलम जो होता है वो बहुत मतलब वैसा होता है, मतलब पैक्ड होता हाँ, है एकदम। पैक रहता आपको एकदम उनके असाइनमेंट और ये सब लैब्स, मतलब वो स्ट्रिक्टली करवाते हैं। आईआईटी, इसीलिए आईआईटी डिफरेंट है। मतलब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपका आईआईटी में हो जाने से आप आईआईटीएन नहीं बन जाओगे। जो वहाँ पे 4 साल या 2 साल आप पढ़ाई करोगे और वहाँ जो रगड़े जाओगे उसके बाद आईआईटीएन बनोगे। ये नहीं कि आईआईटी के गेट के अंदर हम घुस गए तो हम आईआईटीएन हो गए। है। वो मतलब वो अलग ही होता है। तो अब तो आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में रहोगे, अब शायद अब कॉलेज अटेंड करना शुरू कर रहे हो, मतलब अभी तो अंदर कैंपस ऑनलाइन ही में। हो रहा है, कैंपस अभी में है भी, लेकिन। हाँ कैंपस में हूँ लेकिन लैब्स हो जाता है, लेकिन क्लासेस तो ऑनलाइन ही अभी चल अभी रहे कॉल, अच्छा क्लासेज ऑनलाइन हुई प्रिकॉशन लेने की वजह से, अच्छा। हैं। जी सर। तो ठीक है। लेकिन अब असाइनमेंट और सब चीजें अब आपको अब मिलने लगे, हाँ, अब अब मिलने लगेंगे। प्रेशर है थोड़ा, हाँ अब हो गया है, बढ़ गया है। हाँ। तो चलिए, आपको एक एडवांटेज मिल गया ऑनलाइन का कि आपने साथ में तैयारी भी कर ली। जी। तो ये तो आपका हुआ कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर कोरोना की वजह से आप लोगों का इम्पैक्ट पड़ा। मुझे तो मतलब बहुत बुरा लगता है कि कॉलेज के 2 साल मतलब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कॉलेज लाइफ भी एकदम अलग होती है। आप फर्स्ट ईयर में रहोगे, आपको पता होगा वो डिफरेंस जो होता है कॉलेज का एनवायरनमेंट। और बाकी प्रेशर तो होता ही है, नो डाउट, लेकिन वो उसमें इंजॉयमेंट के बहुत सारे टाइम आते हैं। मतलब आप, हॉस्टल लाइफ एकदम अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। मतलब वो 4 साल मुझे मतलब लगते हैं मेरे अभी तक के लाइफ के सबसे बेहतरीन 4 साल वो हैं। मतलब जो कॉलेज में हम लोगों ने बिताए थे हॉस्टल में। तो वो आप 2 साल उसमें से खो दिए हैं, लेकिन अभी है फाइनल ईयर। तो होपफुली कि अब सब सही चले तो अच्छा रहेगा। जी तो सर। ये तो तैयारी का हो गया कि गेट का आपने तैयारी मतलब किस तरह से किया। अब जैसे बच्चे जो गेट की तैयारी करते हैं, आपके पास भी टाइम उतना ही था क्योंकि बाकी बच्चों की भी क्लासेज ऑनलाइन ही चल रही थी जो कॉलेज गोइंग थे। और बहुत सारे लोग तो ड्रॉपर थे, तो उनके पास तो ऑलमोस्ट पूरा ही टाइम है कि उनको यही करना है। तो आप जैसे जब पढ़ाई करते थे, आजकल बच्चों को आपने देखा होगा और बच्चे परेशान रहते हैं। आप अपने वीडियोस पे भी कमेंट देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि एक तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो कर ही नहीं पाते हैं। और प्रेशर बहुत ज्यादा जल्दी ले लेते हैं। जैसे कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, मतलब तो अचानक से एकदम ना प्रेशर आ जाएगा और उसके बाद डिमोटिवेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप भी जब तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार अपने जो टारगेट्स होते हैं आपने भी सेट कर रखे होंगे कि ये करना। तो कई बार होता है कि हम अचीव नहीं कर पाते हैं, वो मैं भी हुआ, आप भी हुआ, कोई भी हुआ। तो उस टाइम उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना रहता था? आप कैसे उससे बाहर आते थे? अगर छोटा मोटा भी थोड़ा सा ऐसा पैच आया तो कैसे उससे बाहर निकलते थे? सर एक्चुअली इसका प्रैक्टिस तो मतलब जेई का प्रिपरेशन से हो गया था, वहां मतलब भी कि प्रेशर रहता है, अच्छा। हाँ प्रेशर बहुत रहता है और उसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। हालांकि गेट में सिलेबस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, मतलब जेई हम्म। एडवांस से। लेकिन हम्म। जेई एडवांस का जो एडवांस वाला लेवल होता है वो थोड़ा बहुत, अच्छा मतलब खासा है। वो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। का लेवल बढ़ जाता है तो मेहनत आपको अच्छी करनी जी पड़ती है। जी सर। सब्जेक्ट 3 ही होते हैं फिर भी। तो सर उसके बाद तो उससे मेरा मतलब मैं ऐसे यूज़ करता था कि वीकली मैं प्लान करता हूँ, हम्म। और वीकली प्लान में हमेशा मैं संडे वाला डे को ऑफ रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि पक्का पता है कि अगर 6 दिन अगर आप प्लान बनाए हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं मिस तो करेंगे, हाँ। 6 दिन पूरा कंप्लीटली फॉलो नहीं हो पाता है। कुछ ना तो कुछ शायद आ जाता है कई बार, कुछ ना कुछ मतलब मिस होगा, या वेरिएशन, फिर हाँ। आप सोचे होंगे कि आज एक दिन में इतना कर लूंगा, लेकिन पता चला कि बीच का कुछ पार्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा टाइम लग गया, हाँ बिल्कुल। पार्ट छूट जाएगा। तो हम्म। उसके लिए मैं हमेशा संडे रख देता हूँ। संडे को मैं उस वीक का सब कुछ जो बचा है और जो किया कवर हूँ कर सारा लेंगे। को रिवीजन करके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मेरा वीक के बाद
बहुत कम ही कुछ बचता है, मतलब वीक तक सब हम्म। कंप्लीट हो जाता है। हम्म। तो इसलिए मैं कभी भी रूटीन बनाता हूँ तो उसमें बीच बीच में ऑफ डे डाल देता हूँ जिसमें सारा चीज को बैलेंस किया जाए। ये बहुत अच्छा है, ये मतलब काफी अच्छा टेक्निक है, मतलब चीजों को बैलेंस आउट करने। कई बार हम बहुत ज्यादा पैक्ड कर देते हैं तो भी हमें फिर ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता, और कोई वेरिएबल नया आ गया जिसकी वजह से कुछ चेंज हुआ तो फिर हमें लगता है कि जैसे हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे हैं। और जब आप कोई टारगेट अच्छा रखते हो और कंपटीशन इतना ज्यादा आपको दिखता है तो आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हो कि मैं टारगेट ही अचीव नहीं कर रहा हूँ तो गेट में कैसे अच्छा करूंगा या आईटी जेई में कैसे अच्छा करूंगा। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है कि आप 6 दिन, मतलब 7 दिन के शेड्यूल में 6 दिन पढ़ने के लिए और एक दिन वो जो बाकी छूटा है, कुछ छूट गया है, कुछ मेरा रह गया, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो उसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो ही जाता रहा होगा। लेकिन फिर भी जैसे कभी भी कोई डल मोमेंट आता था, जैसे कुछ बच्चे मेरे से ऐसे पूछते हैं कि सर पीडीएफ के क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है या लेक्चर्स कंप्लीट करने में ही चीजें चली जा रही, तो मतलब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, मेरी तरफ से सजेशन वो होता है कि देखो जो अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो तुम उसको किसी भी दिन स्टार्ट कर दो जस्ट, क्योंकि कई बार हम जब स्टार्ट नहीं करते तो और डिले होता जाता है। तो मेरी टेक्निक हमेशा ये रहती है कि तुम स्टार्ट करो एनी हाउ, आधे घंटे ही करो, 1 घंटे, लेकिन करो, फिर धीरे धीरे वो लूप में आ जाएगा। तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करते थे कि जैसे कोई चीज छूट जा रही है, मतलब आप कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही, कई बार होता है कि आज करूंगा, आज नहीं हुआ है, कल करूंगा, तो उससे कैसे उभरते थे? क्योंकि वो चीज बहुत इरिटेटिंग होती है, दिमाग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके तैयारी के टाइम। जी सर। सर उसके लिए तो मतलब मैं यही सोचता था कि कुछ अगर छूट रहा है ना तो हम्म। मुझे लगता था कि अगर मतलब इससे सवाल आ गया हम्म। तो इससे पहले का जितना मेहनत है वो सबका कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अब जब इतना मेहनत अगर आप 4 5 6 महीना से कर रहे हैं मेहनत, हम्म। तो उसके बाद से आप कुछ अगर ऐसा छूट रहा है और उससे डिमोटिवेट होने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपका चीज जो है वो हो सकता है आपका 6 महीने का मेहनत को बर्बाद कर दे। हाँ, छोटे छोटे लैप्सेस वो आपके बहुत बड़ी मेहनत हाँ। को बेरागार कर तो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल। मैं, अगर पॉसिबल हो, पहले तो ये जानना जरूरी है कि टाइम लिमिट में पॉसिबल होगा कि नहीं। जैसे हम्म। मैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता था कि नहीं हो पाता उतना नहीं हो जल्दी। पाएगा क्योंकि बड़ी सब्जेक्ट है और समझने के लिए टाइम भी थोड़ा चाहिए, मतलब। जी सर। हम्म। तो हम्म। वो दो ऑप्शन हो गया, अगर आपको पहले पता चल जा रहा है कि नहीं हो सकता हम्म। तो फिर उसको आप छोड़ के आप उसके ऑल्टरनेटिव जो चीज़ है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। ये एक मेंटली ऑप्शन हो रेडी हो सकता है। जाइए, हाँ। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अचीवेबल है कुछ, हम्म। तो फिर स्टार्ट कर देना चाहिए। हम्म। मतलब अगर आप स्टार्ट करें, आप 100% तक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ 50%, तो सिक्सटी कंप्लीट होगा। परसेंट हाँ, बिल्कुल। जी सर। और पेपर जो आता है वो आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर है आपका। अगर आप पूरा सैंपल स्पेस अपना पढ़ाई कर रखें तो हम्म। उसमें सवाल आने का प्रोबेबिलिटी होगा, वो आपका जो तैयारी किया हुआ चीज़ है उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पड़ेगा आने का। हाँ, बिल्कुल। छोड़ा हुआ जो पार्ट है उसमें शायद ही कभी आए। हाँ, आप 20% छोड़ रहे हैं तो हर 20%, अगर हर सब्जेक्ट के 20% से सारे क्वेश्चन नहीं आने हैं। हाँ, नहीं आएंगे तो हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ पढ़ लिए हैं मतलब उसमें तो आप मिस नहीं करना चाहिए आपको। हम्म। उस उसका चीज़ को रिवीजन बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग कर करते लेना है। रहना चाहिए ताकि उससे कुछ मिस ना हो। हाँ, उससे ये मिस नहीं मतलब होना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब एटलीस्ट अगर आप 75% ही सिलेबस कवर कर रहे हैं, सो हैव दैट कमांड कि वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मैं बना लूंगा, वैसा कमांड होना चाहिए। नहीं कि मैं 100% सिलेबस कवर कर रहा हूँ, मुझे कवर 100% करना है, लेकिन जो पीछे कवर किया वो भूलता जा रहा हूँ, रिवीजन ही नहीं कर रहा। तो रिवीजन इसीलिए हम लोग बार बार बोलते भी हैं कि पीरियोडिक रिवीजन आप लोग किसी भी तरह एंगेज करिए। मैं तो यहाँ तक बच्चों को बोलता हूँ कि रिवीजन ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों का माइंड सेटअप ये रहता है कि रिवीजन के लिए एकदम प्रॉपर एक दिन मिलेगा, मैं सुबह से शाम तक बैठूंगा। हम अब मेरा रहता है पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम हर दिन रिवीजन करो, चाहे आधे घंटे करो चाहे 1 घंटे, मतलब हैव दैट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कि तुम रिवीजन करो, चीजों के टच में हो, जो पुरानी सब्जेक्ट पढ़ ली है। क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई अच्छे से अगर आपको सिखा रहा है तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग सेम लेवल पे होते हैं, सीख तो सभी जाते हैं। मेन है उसको रिटेन करके अप्लाई करना नए नए क्वेश्चन में। वो होता है कि वो कितनी कौन मेहनत करता है, किसका आईक्यू थोड़ा सा अच्छा है, वो सब फिर एक्स वाई जेड वेरिएबल्स फैक्टर में आ जाते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। और उसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिवीजन करते रहिए, आपका होता जाएगा। तो चलो, ये तो गेट से रिलेटेड बातें हो गई। तो अगर मैं पूछूं इंजीनियरिंग लाइफ को, मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग मैं तो अपने 4 साल मतलब सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे को लगता है, मतलब कभी भी। और मैं लाइफ में कुछ कर पाया हूँ उसमें उस 4 साल का बहुत बड़ा योगदान था कि मैं एनआईटी इलाहाबाद जा पाया। वहां नहीं जाता तो शायद कुछ और कर रहा होता, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचता, मतलब मुझे ये लगता है।
तो कॉलेज लाइफ जो अभी तक 3 साल हुई है, जो भी उसमें कोरोना बीच में आ गया, तो कॉलेज लाइफ कैसी रही है? मतलब इंजीनियरिंग को कितना तुम एंजॉय किए हो कॉलेज में, मतलब? एंजॉय तो बहुत किया हूँ सर, मतलब ऑनलाइन भी उतना मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि मैं जनरली मतलब उस टाइप का नहीं हूँ कि कॉलेज में रह के बाहर कहीं घूमने निकल जाओ। अच्छा। हाँ, ठीक है, अच्छा है। मतलब जाता हूँ, लेकिन बहुत कुछ कुछ लोग हैं जो रोज ही जाते हैं हाँ, बाहर आउटिंग पे जाना ही है आउटिंग पे। जाना है। और यहाँ बनारस में तो घाट उठ है, तो सब वहीं पे जाते हैं तो फिर। हाँ हाँ, 10 हाउस में एक घाट की आरती तो बहुत हाँ, अच्छी है। तो अब एक दिन में देख मतलब एक दिन में जाके सारा चीज देखता हूँ, हम्म। लेकिन उसको रिपीट पे नहीं रखता हूँ कि हर वीक जाना ही है ऐसा। और हम लोग का तो सर आईआईटी मतलब बीएचयू के अंदर ही मंदिर है, हाँ, बहुत मतलब वो कैंपस ही बहुत अच्छा है। तो सर वहीं पे मैं चला जाता हूँ जनरली, तो वहाँ थोड़ा हम्म। शांति रहता है। हम्म। और सर दोस्त भी हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, हम्म। लेकिन कोर्स में जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग का पहला चीज़ तो अगर आप कोर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग अच्छा। कोडिंग करते हैं। कोडिंग वाले ज्यादा फ्रेंड कोडिंग सर्कल वाले बड़ा का रहता ग्रुप है। बहुत ज़्यादा है, अच्छा। और कोर वाले का थोड़ा कम ग्रुप है। हम्म। तो दोस्ती है मेरा उन लोग से, कोडिंग वाले लोग से भी जान पहचान है सब। तो हम्म। सर एंजॉयमेंट मतलब क्या बोलूँ, पढ़ाई लिखाई तो हो ही रहा है, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। और और एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर एक्टिविटीज में तुम रहते हो? हाँ जैसे मतलब मैं वहाँ पे क्रिकेट बैडमिंटन ये रहता था। टेक फेस्ट उसमें पार्टिसिपेशन मेरा थोड़ा एवरेज टाइप का, मतलब हल्का फुल्का रहता था। बट क्रिकेट हुआ इसमें, मतलब मैं नॉर्मली मिस नहीं करता था, इतना ज्यादा क्रिकेट पसंद था। बैडमिंटन थोड़ा बहुत। तो वो बहुत, और जैसे फाइनल ईयर जब था, फाइनल ईयर में शायद तुम्हें एंजॉय करने का ज्यादा टाइम मिले, तो हम लोग मतलब उस समय क्लासेस भी थोड़ा, टीचर प्रेशर नहीं डालते हैं कि प्लेसमेंट चल रही है, ये सब थोड़ा रिलैक्स होता है, प्रोजेक्ट आपको करना होता है बस। तो उस टाइम हम लोग वैसे अपने विंग में पत्ते बहुत खेलते थे, मतलब हाँ कार्ड्स। हाँ और हाँ हाँ, उसका हमारे यहाँ एक तो इवेंट भी होता था, मतलब हमारे उसमें टेक फेस्ट में रखा हुआ था ब्रिज गेम का वो इवेंट। तो अच्छा। वो सब मतलब वो फाइनल ईयर तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, तो शायद तुम भी करोगे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या रहता है वहाँ पे? तो बहुत सारे टेक फेस्ट ये सब जनरल चीजें बहुत सारी चलती रहती होंगी, जी खेल। सर, मतलब क्रिकेट तो मैं भी बहुत अच्छा खेलता था, मतलब सीखा भी हुआ हूँ बचपन में। अच्छा, बहुत बढ़िया है, तुम तो सही। तो अब हाँ सर, मतलब हालांकि हम लोग बिहार से हैं, तो थोड़ा ये सब चीज़ में मतलब कम ग्रोथ वो रहता है, नहीं हाँ। सोचते हैं, इसको हाँ, करियर ज्यादा। ऑप्शन नहीं लेते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सीखा था शरीर ठीक रखने के लिए, और अच्छा लगता था इसलिए, फिटनेस के लिए, हाँ, फिटनेस के बिल्कुल। लिए। तो सर यहाँ खेल लेता हूँ, मतलब ग्राउंड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम हम्म। लोग कभी टीम बना के जाते हैं, ऐसे ही बैट बॉल तो रहता ही है, तो खेल लेते हम्म। हैं। हम्म। बट सर फेस्ट वगैरह में मैं पार्ट लेता हूँ, मतलब हम्म। कोर के इवेंट्स में मैं जनरली पार्ट लेता हूँ। हाँ, जो भी कोर अभी आपका जो ये अभी फेस्ट चल रहा है वो क्या टेक फेस्ट ही है? कौन सा चल रहा है? हाँ ये सर, टेक कल्चरल फेस्ट है। फेस्ट है? नहीं टेक नहीं, फेस्ट। एक तो काशी यात्रा हो तो कल्चरल फेस्ट होता है, और बाकी हम अच्छा। लोग का इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का भी फेस्ट चल रहा है। अच्छा। तो उसमें एक इवेंट का कोऑर्डिनेट तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो इवेंट का सारा कुछ मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना, उसका हम्म। वर्कशॉप लेना, वो सब मैं ही कर रहा था, मैं और बहुत एक और बढ़िया, बहुत हाँ अच्छा। तो सर वो तो वेरीलॉग बेस्ड है, तो वेरीलॉग में सीखा उसके लिए सर, बहुत चिप बढ़िया, डिजाइन बहुत करना। अच्छा है। हाँ, सर उस वीएलएसआई में फेस्ट में वैसे भी है जाना मेरा। है। जी हम्म। सर, तो वो इवेंट में मेरा मतलब मैं कोऑर्डिनेटर ही हूँ। हम्म। तो वही सब है, पार्ट तो सर लेता ही हूँ। और इंटरेस्ट का बात है सर, मतलब कोडिंग का बहुत हाँ। सारा चलता है, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट देखो, एंजॉय का मतलब वही होता है कि वही मैं बच्चों को कई बार बोलता भी हूँ। मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में ये कल्चर है, मतलब जो लोग सुन रहे होंगे ध्यान से सुनना, कि जैसे फर्स्ट ईयर में जब जाओ ना कॉलेज में, मतलब सीनियर्स सीनियर्स उनको ये बोलते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है कि टेंशन मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लास्ट डे पढ़ के पास हो जाओगे। टेंशन मतलब एंजॉय करो। तो आप 4 साल वहां इंजीनियरिंग सीखने गए, उसको एंजॉय करना है। वो कॉलेज लाइफ का ये नहीं होता है, मतलब कि आप मतलब कूल बन गए, जैसे होता है ना, सुट्टा मारना शुरू कर दिया तो हम इंजीनियर हो गए, हम बियर पीना सीख गए तो मतलब ये एक डिफिनीशन बन चुकी है, मतलब कि इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए आपको, ये मतलब पता नहीं किस लोगों ने बनाया है। और पढ़ाई के नाम पे कि नाइट आउट मार के हम पास हो जाएंगे, वो हाँ वही। बहुत गलत प्रैक्टिस है। मतलब आप इंजीनियरिंग एंजॉय करने गए, आप इंजीनियरिंग प्रियोरिटी पे आपको सीखनी है 4 साल। और उसके बाद बीच में आप अपने हैबिट्स के लिए, जैसे देखिए निशान भी क्रिकेट खेलते ही हैं, मैं भी खेलता था, टेक फेस्ट में पार्ट लेना, किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको एंजॉय करना है। बाकी आप थोड़ी बहुत आते हैं आपकी पर्सनल भी होती है, वो आप अपने पर्सनल तक रखें। इंजीनियरिंग को ये मत बना दीजिए कि बस बाहर घूमना, कॉलेज में आ गए अब तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, इंजीनियर का टैग लग जाएगा। बहुत लोग इंजीनियर का टैग लेके घूम रहे हैं,
एंड मतलब दे आर वर्स देन 12th पास, मतलब ऐसी हालत हो गई इंजीनियरिंग की। और जस्ट बिकॉज ये कल्चर जो इंजीनियरिंग को कि बहुत कूल टाइप का, मतलब आराम से सब हो जाता है चीजें, तो वैसा नहीं करना। मेहनत देखो सबको करनी पड़ती है। यहाँ पे AIR 10 ऐसे ही नहीं आया है। और कॉलेज में भी जब आप इंजीनियरिंग सीखते हो तो आप इंजॉय करोगे, और आगे जो भी प्लेसमेंट होती है, कैरियर जो बनता है, वो आप कॉलेज में 4 साल क्या किए होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उसको जो लोग ये सुन रहे हैं वीडियो, आप ऐसे ही जाया मत करिए, ऐसे ही वेस्ट मत करिए कि कॉलेज आ गए हैं तो ठीक है, बस पास तो सेमेस्टर में हो ही जाएंगे, पास तो कर ही जाएंगे लास्ट टाइम रट्टा मार के। वो मत करिए, सीखिए इंजीनियरिंग को। और 4 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है कुछ सीखने के लिए। आप छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे निशान को आप देखिए, वेरीलॉग, VLSI, कोडिंग, ये अगर शायद VLSI में कैरियर बनाएंगे तो इनको जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ वो एक इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने सीखा, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इनको हो ही गई होगी। अब जब किसी कंपनी में जाएंगे, इंटेल जैसी या इनवीडिया, तो वहां तो वो नेक्स्ट लेवल का सीखेंगे, क्योंकि वहां तो आपको एकदम कोर में काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अगर बिल्डअप है पहले से, तो आपको आसानी होती है चीजों को, आपकी वैल्यू वहां पे बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ ये टैलेंटेड आदमी है, ये जानता है चीजों को। तो ये सब चीजें आपको भी करनी चाहिए। जो लोग कॉलेज गोइंग अभी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, जो थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से रखिए। गेट एग्जाम की तैयारी तो करिए, साथ में कॉलेज में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट के साथ। आपके जो फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट, उनमें थोड़ा होना चाहिए। ये सब आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम करते हैं। कि मैं कभी नहीं इसके फेवर में रहता हूँ कि हाँ आप एकदम गीक की तरह नहीं, कि पढ़ना है बस, केवल होता है ना कई लोग कमरा बंद करके पढ़ना है बस, गेट में रैंक लानी है। आप ओवरऑल पर्सनालिटी होनी चाहिए। खेलने में भी अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप खेलिए। आपका टेक फेस्ट में कोई पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें इंटरेस्ट, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। आप फर्स्ट प्राइज जीतेंगे नहीं जीतेंगे, थर्ड जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो सेकेंडरी है, लेकिन आप सीखेंगे बहुत कुछ उसमें। क्योंकि सीनियर्स भी, जैसे आप वर्कशॉप ले रहे होंगे तो अपने जूनियर्स को बता रहे होंगे चीजों की क्या करनी है कैसे। जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो बच्चे सीख रहे होंगे, आपके जूनियर्स जो नहीं कर रहे होंगे उनको सीखने के लिए फिर दोबारा से टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम तो निकल जाएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, और ये सब इंस्पिरेशन आप निशान से ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग जो इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको ये लगेगा कि निशान तो IIT BHU में है, बहुत टैलेंटेड बंदा है, तो फोड़ेगा ही। ऐसा नहीं है, बहुत सारे IIT वाले भी देते हैं, सबकी AIR 10 नहीं आती है। तो जो सिंसियर होता है, जो अपना जो टारगेट बना है उसको कैसे अचीव करना उसको पता है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को कैसे अचीव करना पता है, वो फोड़ता है। चाहे वो IITian होगा, चाहे NIT के भी बंदे फर्स्ट रैंक मारते हैं, IIT के भी मारते हैं, और इवन प्राइवेट कॉलेज के भी बहुत बच्चे तैयारी करने के बाद अंडर 10 रैंक लाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि केवल IT, क्योंकि कई लोगों का आपका इंटरव्यू देखने के बाद ये जाएगा ना, जैसे कि मैं बोलूंगा कि IIT BHU से हैं, अरे यार ये तो फोड़ू बंदा है, ये तो रैंक लाएगा। लोगों के दिमाग में ये जाता है। हार्डवर्क सबको उतना ही करना पड़ता है। इन्होंने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी, ऐसा नहीं कि ये IIT JEE की तैयारी करके IIT BHU में घुसे तो इनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप से आ गई कि हाँ भाई ये IITian है तो इनको सपने में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ गई। उनको भी पढ़ना पड़ा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन अभी सीखना है इनको, अभी कम्युनिकेशन इन्होंने छोड़ रखा है। तो फाइनल ईयर में भी गेट देंगे तो होपफुली सारा सिलेबस होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आने के चांसेस हो जाएंगे। जब AIR 10 लाई जा सकती है इतने सिलेबस से, तो ऑब्वियस सी बात है। तो निशांत, फाइनल ईयर में आपके क्या प्लान्स हैं? गेट देना है कि इस रैंक से भी आपको, अगर MS करने आप जाओगे, गेट स्कोर कार्ड वैलिड है, और इस रैंक पे आपको आराम से ISC चाहोगे ISC मिल जाएगा, IT दिल्ली चाहोगे IT दिल्ली, IT बॉम्बे, क्योंकि आपका कॉलेज भी स्ट्रांग है, तो वो प्रोफाइल भी एक अच्छा तो है ही आपका, और दूसरा आपकी रैंक भी है अच्छी, तो मिल ही जाएगा। तो क्या फाइनल ईयर में प्लानिंग है कि गेट देना है या बाकी कॉलेज एक्सप्लोर करना है? सर गेट तो दे दूंगा, क्योंकि अभी तक का तैयारी तो है, और हाँ। कम्युनिकेशन एक पढ़ना है, हम्म। मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। हम्म। तो वो कंप्लीट हो जाएगा सर, तो गेट देने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और 10th रैंक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी AIR 1 वाला एक टारगेट वो अलग फीलिंग रख होती है। सकते हैं। तो वो रख सकते हैं, हालांकि उससे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। फायदा, हाँ वो तो पता है, बट वो होता है एक। लेकिन उसको रख सकते हैं सर। तो लेकिन अभी तो मैं मतलब हल्का डिसाइड में चल रहा हूँ कि कहाँ क्या लेना है। उस हम्म। हिसाब से अगला जो एक साल है उस हिसाब से उसको प्लान करूंगा, तो कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छा कर हम्म। पाऊंगा। हाँ, प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में आप अच्छा सेलेक्ट करना, उसका भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। जी मतलब। सर। तो हम्म। वो सब के ऊपर अभी सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ गेट तो नेक्स्ट ईयर दूंगा। ओके, तो आपके लिए निशान का कंपटीशन अगले साल भी रहेगा। तो टॉप 10 वाले जो भी फाइट कर रहे होंगे तो निशान भी उनमें से होंगे जरूर, ये मुझे पक्का पता है। तो आगे जो, मतलब अभी कैरियर का, जैसे VLSI तो मुझे पता है आपको इंटरेस्ट है,
कम्युनिकेशन अभी आप पढ़े नहीं है, कम्युनिकेशन अगर अच्छा लगने लगेगा तो वो भी, लेकिन कैरियर वाइज डिमांड तो वीएलएसआई की ज्यादा है कंपेयर टू कम्युनिकेशन। मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के साथ उनकी भी 34 रैंक आई थी, तो उन्होंने कम्युनिकेशन में परसू किया था, उनको बहुत इंटरेस्ट था। रचित श्रीवास्तव नाम था उनका। तो हम लोग थर्ड ईयर में होते थे तब उनका फाइनल ईयर में 34 रैंक आई थी, तब फाइनल ईयर ही शायद एलिजिबल होता था, थर्ड ईयर नहीं होता था उस टाइम। तो कम्युनिकेशन अभी आप पढ़ोगे तो शायद इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी पर्सनली अगर मुझे इस समय एमएस करने जाना हो तो मैं कम्युनिकेशन में जाऊंगा। बिकॉज मैं अभी कम्युनिकेशन में भी पिछले 2 साल में फिर से पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाता नहीं था तो पिछले 10 साल से छूटा था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और अगर मैथ्स आपको पसंद होगी नो डाउट, तो वो बहुत ही एकदम अलग ही है, मतलब बहुत मजा आता है उसमें। और कैरियर वाइज जो आगे ग्रोथ है वो वीएलएसआई का तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब वो अगले 30-35 साल तो कहीं से नहीं जाने वाला, कहीं से डाउन होने वाला नहीं है। और इंडिया में भी अभी उसके लिए काम चल रहा है, तो वो इंडिया में भी उसके इकोसिस्टम थोड़ा अच्छा डेवलप हो रहा है, तो और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो अभी वीएलएसआई का ही सोच रखा है, अभी जो आप रिसर्च कर रहे हो कि क्या करना है, तो उसमें प्रियोरिटी पे क्या है, अभी तक क्या डिसाइड हुआ है? सर वीएलएसआई तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, और हम्म। वेरिलॉग क्योंकि मैं सीखा हूँ तो उसमें और अच्छा भी लग रहा अच्छा, है। बहुत बढ़िया। और बेसिक आइडिया होने लगा है कि कैसे सब चिप बनता होगा या कैसे डिजाइन किया जाता होगा। हम्म। तो वो तो है सर, बट सर एक्चुअली कोडिंग क्योंकि मैं किया हुआ हूँ पहले से ना, तो मुझे मतलब नया मशीन नया जो लर्निंग एआई इन सब मशीन में भी। लर्निंग एआई में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं वो हाँ भी वो पढ़ता रहता हूँ। बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ है कि बहुत सारा मैं रिसर्च पेपर भी देख रहा था हम्म। कि मशीन लर्निंग का यूज करके वो लोग मतलब ऐसा चिप बनाते हैं जो मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करे। हाँ बिल्कुल। तो ये सब मैं पढ़ते रहता हूँ, अब दोनों ही चीज अपने अपने जगह पे है। हाँ अ, दोनों के अपने मतलब वो हैं, मतलब एक डोमेन है, मतलब दोनों जी एक सर। दूसरे के साथ, मतलब चिप बनेगी और उसमें एआई आएगा और वही सब, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा तो किसी चिप के थ्रू ही होगा, उसको करना तो उसी के सर थ्रू पड़ेगा। तो सर वही बात है कि मेरा क्योंकि वेरिलॉग में नॉलेज है, हम्म। और कोर भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो जा रहा है, मैं और भी पढ़ रहा हूँ अभी रेफरेंस बुक से। बहुत बढ़िया है। तो उसके साथ साथ मैं मशीन लर्निंग का भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना इस ईयर। अच्छा क्लियर है, अभी अभी हाँ थर्ड ईयर में नहीं बैठना, फाइनल ईयर में जाओगे आप फाइनल तो। ईयर में भी सर क्योंकि अगर गेट का रैंक से मुझे आगे जाना ही है तो प्लेसमेंट में। हाँ कोई मतलब, और आपका इंटर्न इन मीडिया में अगर वहाँ आप ऑब्वियसली हाँ अच्छा वहाँ ही पे करोगे मिल तो जाता है प्री सर तो। प्लेसमेंट और नॉर्मली दे देते हैं वो लोग हाँ अच्छे सर, स्टूडेंट। लेकिन बट वही बात है कि अब अगर आगे एमटेक या एमएस करने जाना है तो प्लेसमेंट का कोई ये नहीं है। हाँ कोई, और मैं एक सजेशन भी दूंगा, मतलब बाकी लोग भी जो सुन रहे होंगे, कि एमएस करने आप जरूर जाना अगर आपको कोर में बनाना है कैरियर, क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं जिन्होंने मतलब वहाँ पे क्वालकम या इंटेल उंटेल में उनसे बात होती है तो कहते हैं कि एमएस या एमटेक करना जरूरी है, जब तुम बीटेक के बाद अगर यहाँ आ भी गए कि इंटेल में प्लेस हो गए किसी तरह या क्वालकम में, करना पड़ेगा वहाँ पे। जो एमटेक एमएस की वैल्यू होगी और जो बीटेक की, वो बहुत डिफरेंस होता है। तो कई बार वहाँ लोग जाने के बाद एमटेक या एमएस परसू करते हैं पैरेलली, या वहां पे स्पॉन्सरशिप वाले करते हैं, तो कहते हैं कि वो करके आ जाओ, जब तुम बीटेक के साथ इनवीडिया या क्वालकॉम क्रैक कर ले रहे हो तो एमएस के बाद तो कर ही लोगे, और उससे ज्यादा बेहतर होगा। तो एमएस अगर कोर में जाना है तो आपका डेफिनेटली ये डिसीजन एकदम सही है कि एमएस एक्सप्लोर करिए, किसी और की सीट क्यों खानी, एक सीट कोई और लेके जाएगा जिसको बीटेक के बाद करना होगा, जी तो जी सही सर। रहेगा। तो एक्सप्लोर करो अच्छे से, आपके पास टाइम है निशान, और जो भी आप करोगे अच्छा करोगे, हम तो टच में रहेंगे ही, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग भी बहुत ही मतलब मतलब उसका वॉल्यूम ग्रो करने का बहुत ही हाई है, मतलब जिस हिसाब से आगे चीजें जितनी स्मार्ट होती जा रही हैं, सब कुछ एमआई और उस पे ही आने वाला है। और वीएलएसआई का अपना जो चार्म है वो रहेगा हमेशा ही, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, और आप सीख रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस क्रिएट जितना कर रहे हो उतना अच्छी बात है, तो आप ज्यादा डिसाइसिवली कोई चीज पर्टिकुलर कर पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और जिसका फ्यूचर अच्छा होगा। और यही सबको करना चाहिए कि ये मतलब आप जितने अपने हाथ पैर मार सकते हैं, मतलब बाई नोइंग कि मैं ये कर सकता हूँ उसके हिसाब से, ये नहीं कि हाँ निशांत वेरीलॉग भी सीख लिए, मशीन लर्निंग भी सीख रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। और दूसरी चीज, आप टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं, पहले जो आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए वो उस पर फोकस मेन होना चाहिए। उसके अलावा अगर टाइम मिलता है आपको, आप बाकी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने ऑप्शंस होंगे आपको डिसीजन लेना उतना ही इजी होता है, और आप अच्छा कैरियर एक चूज कर सकते हो। तो अच्छा कैरियर चूज करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। आप देख लो AIR 10 लाने के बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग तो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, ठीक है अब तो अच्छा ही होगा एकदम इंजॉय वाले,
लेकिन यहाँ निशान को आप देख सकते हैं कि वो अभी भी जो भी वेरीलॉग में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि वो ऐसा नहीं कि कोई एक अचीवमेंट मिल गई तो वहां पे आप सैचुरेट हो गए कि हाँ बस यार अब तो कर लिया। नहीं, उससे बहुत आगे जाना है, लाइफ में बहुत कुछ करने को, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा करोगे। तो निशांत, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग तो टच में रहेंगे ही, और आप इसी तरह से फोड़ते रहिए और हम लोगों को हमेशा प्राउड कराते रहिए। और एज ए टीचर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप जैसे स्टूडेंट से जब बात करने को मिलता है या आप जब इस तरह के प्रोसेस फॉलो करते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है एज ए टीचर देख के स्टूडेंट को कि कितना कुछ करने को है, और स्टूडेंट अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट एक्चुअली में करते हैं उनको देख के बहुत खुशी मिलती है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन निशान, और इसी थैंक यू तरह से सर। फोड़ते रहिए बस आप। थैंक यू सर। है ना, और हम लोग टच में रहेंगे हमेशा। जी सर। और इस तरह के सेशन आप आगे एमएस परसू करोगे तो भी हम इस तरह के सेशन लाएंगे कि एमएस में कैसी लाइफ रहती है, कितनी मेहनत रहती है और सब कुछ। और आप अच्छे से कैरियर डिसाइड करिए, हम बात करेंगे आईएएस के रिगार्डिंग भी कि वो आपको करना होगा तो कब करना। अभी आप इसी पे फोकस रखिए जो आप कर रहे हो। आईएएस पीसीएस वाला हम बात करेंगे कि अगर वो कभी मन करेगा तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, क्योंकि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है, आपके पास बहुत टाइम है। आईएएस पीसीएस जी सर। निकालने वाले 1-2 साल में भी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल लगते हैं। तो होपफुली आपका फ्यूचर इसी तरह से ग्रो करता रहेगा, और हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ हैं। ठीक थैंक है, यू सर। तो थैंक इस यू सो सेशन को मच। क्लोज करते हैं। जी और सर। जो बच्चे देख रहे हैं इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, और आप भी लाइफ में करिए और फोड़िए कुछ लाइफ में। थैंक यू सो मच।